हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज दोस्तों हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक था दोस्तों भारत में पाश्चात्य शिक्षा का विकास। इसके बारे में बता दूं, एक बार पहले भी हम इस टॉपिक पे चर्चा कर चुके हैं और आज का लेक्चर नंबर 2 है। जो पहली बार विजिट कर रहे हैं वो लोग प्लेलिस्ट से जुड़ें और जो भी विषय की तैयारी आप करना चाहते हो वहां जुड़कर आप कर सकते हो। और एक छोटा सा निवेदन आप सभी से है कि किसी तरह का एडवर्टीजमेंट आता है तो उसको पूरा देखा करिए, उसको स्किप मत किया करिए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। दोस्तों आज वाली टॉपिक में हम लोग पाश्चात्य शिक्षा का विकास ये पूरा अच्छे से कवर करेंगे। और खासकर आपने सुना होगा चार्ल्स वुड डिस्पैच, ठीक है। तो ये वुड डिस्पैच क्या था उसके बारे में भी बताऊंगा। हाँ, कल के टॉपिक में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था दोस्तों हमारा अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत। इसमें क्या था, मैंने आपको बताया था इनफिल्ट्रेशन थ्योरी क्या होती है। उसमें यह था कि उच्च वर्ग के जो लोग हैं उनको अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दिया जाए और वहां से ये अंग्रेजी जो भाषा है ये छन छन कर जो सबसे नीचे तबके के लोग हैं, जो छोटे लोग हैं, वहां तक शिक्षा पहुंच जाएगी। यही था अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत यानी इनफिल्ट्रेशन थ्योरी, ठीक है। और आज हम लोग चार्ल्स वुड का सिद्धांत पढ़ने वाले, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी मैं आपको बताना चाहता हूं बेसिक चीजें। अगर आप उसको समझेंगे तभी आप चार्ल्स वुड डिस्पैच के नियमों को समझ पाएंगे कि इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। तो अगर आपको पाश्चात्य शिक्षा के बारे में बात करने जा रहा हूं तो सबसे पहले मैं अपनी टॉपिक जहां खत्म किया था वहां से अपने चीजों को स्टार्ट करते हैं। मैकाले, मैकाले कौन था दोस्तों? ये गवर्नर जनरल परिषद का विधि सदस्य के रूप में था और आगे चल के अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया जाए इसकी वकालत सबसे पहले किसने किया था? इस मैकाले ने ही किया था। तो आपको इतनी बातें याद रखनी है। इसके अलावा मैकाले का एक कथन था दोस्तों कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है, ठीक है। इसका मतलब आप समझिए मैकाले कहना क्या चाहता। मैकाले का सीधा सीधा टिप्पणी किस बात पर था कि भारत और अरब ये दो शब्दों का इस्तेमाल यहां पे किया गया। भारत में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? यहां पर मोस्टली हिंदू लोग हैं और अरब में मोस्टली कौन होता है? मुस्लिम लोग हैं। इन दोनों में जितनी भी किताबें हैं, समस्त जितने भी ग्रंथ हैं, इसने क्या किया है? अपने ग्रंथ को महान बताया है। तो एक बात बताओ, अगर आपका ग्रंथ इतना ही महान था तो आप हमारे यहाँ आकर के हितोपदेश को अनुवाद क्यों कर रहे थे? भगवत गीता को आपको अनुवाद करने की क्या जरूरत थी? हम तो कभी नहीं गए। आपकी अलमारी में कितनी किताबें उसका अनुवाद करने, हम तो नहीं गए थे ना। यहां पर जो अरब के मुस्लिम भाई बंधु थे वो तो नहीं गए थे ना आपकी किताबों का अनुवाद करने के लिए। आप आए थे हमारे देश की किताबों को अनुवाद करने के लिए। समझ में आ रहा है? लेकिन इसका यह कथन अगर आप समझेंगे तो उससे इसके चरित्र के बारे में आप विचार कर सकते हो कि मैकाले, जिसको कि हमारे इतिहास में बड़ा इंपॉर्टेंट व्यक्ति बताया गया है, बहुत अच्छा इंसान बताया गया है, उसका कैरेक्टर आप खुद ही भांप सकते हो कि वो चाहता क्या था। दोस्तों अगर मैं सच में बताऊं उसके कैरेक्टर के बारे में तो एक लाइन में ये कहना चाहता हूं कि वो भारत में रहने वाले हिंदू और मुस्लिम तथा उनकी भाषाओं, यहां तक कि जो भी हमारी क्षेत्रीय भाषाएं, इन सभी से वो नफरत करता था। वो सीधा सीधा नफरत करता था। इसके अलावा वो चाहता क्या था? वो चाहता था कि हमारे देश में पूर्णतया हर एक तरीके से अंग्रेजी भाषा को माध्यम बना दिया जाए और वह हर तबके के लोग अंग्रेजी भाषा से जुड़ जाएं। और पिछले ही सेंटेंस में, पिछले लेक्चर में मैंने आपको याद दिलाया था कि एक ऐसे भारत का निर्माण करना चाहता था जहां पे लोग रंग और रक्त से भारतीय हों, यानी खून से और चेहरे से भारतीय हों, लेकिन उनके अंदर का जो गुण हो क्या होना चाहिए? वो पाश्चात्य होना चाहिए। उनके अंदर का जो अंग्रेजियत है वो उभर के आनी चाहिए। तो ये इसकी मंशा थी और इसी मंशा से इसने इस काम को स्टार्ट किया। चलिए, ये तो खैर रही मैकाले की बात। मैकाले के जाने के बाद मैकाले बड़ा इंपॉर्टेंट सदस्य था, इसलिए इसने एक रिपोर्ट बनाया शिक्षा के ऊपर और उस रिपोर्ट को 1835 में 2 फरवरी 1835 को उस स्मरण पत्र, ठीक है, उसको मिनट्स बोला जाता है, उस स्मरण पत्र को अपनी काउंसिल के सामने प्रेजेंट करता है। कब प्रेजेंट करता है? ये भी टाइम आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछता है। 2 फरवरी 1835 को मैकाले ने क्या किया? अपने स्मरण पत्र को कहां पेश किया? काउंसिल के सामने पेश किया। काउंसिल मतलब जो गवर्नर जनरल की परिषद हुआ करती थी उसके सामने पेश किया। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। नाम सुना होगा आपने। लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल थे। वो इसकी बातों से क्या हो गए? प्रसन्नचित हो गए। उनको लगा बिल्कुल सही है, अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए और इस पर उन्होंने विचार करके इस चीज को लागू कर दिया। तो याद रखिए
अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? वो मैकाले को जाता है। और इस चीज़ को काउंसिल में पास किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने पास किया था। धीरे धीरे शासन आगे बढ़ा, लॉर्ड विलियम बेंटिक का टाइम खत्म हुआ और अगला गवर्नर जनरल आ गया कौन? लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग भी कम नहीं था, उसने भी इस चीज़ को सपोर्ट किया। किस चीज़ को? ये जो अंग्रेजी को माध्यम बनाया गया था, इस चीज़ का सपोर्ट किसने किया? लॉर्ड हार्डिंग ने किया। दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग नाम से दो लोग थे, एक लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था, एक लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के बारे में, याद रखिएगा। मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में? अभी मैं बात कर रहा हूं लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के बारे में। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने इस प्रथा को और आगे बढ़ाया और इसमें एक नए नियम को लाके जोड़ दिया। वो दोस्तों नया नियम क्या था? वो नया नियम ये था कि भारत में जितने भी सार्वजनिक पद हैं, भारत में जितने भी सार्वजनिक पद हैं, उन सार्वजनिक पद पर जितनी खुली प्रतियोगिताएं होती हैं, उन प्रतियोगिताओं के लिए जो प्राथमिकता होगी वो किसकी होगी? अंग्रेजी की होगी। फिर से समझिएगा, भारत में जो सार्वजनिक पद है, ठीक है, जिसपे कोई भी ब्रिटेन का व्यक्ति या भारतीय व्यक्ति उस पर आकर परीक्षा देकर अपने आप को साबित कर सकता है और वहां आ सकता है, तो उसके लिए प्राथमिकता, मैंने कौन शब्द का इस्तेमाल किया? प्राथमिकता। तो प्राथमिकता किसको दिया जाएगा? अंग्रेजी को दिया जाएगा। और इस नियम को लागू किसने किया? लॉर्ड हार्डिंग ने लागू किया। आगे चल के दोस्तों 1844 में जो अंग्रेजी था इसको अनिवार्य कर दिया गया कि नहीं, अंग्रेजी तो सबको आना ही चाहिए, ये मस्ट कर दिया गया। ये क्या हो गया? अनिवार्य कर दिया गया। इसी वजह से आपने देखा होगा कि राजा राम मोहन राय जी हों या द्वारिकानाथ टैगोर जी हों, उस समय की जितने भी लोग थे ये लोग अंग्रेजी में महारत हासिल किए हुए थे। और ऐसा क्यों था? क्योंकि उन सभी लोगों का मनसा था कि हम किसी बड़े पद पर जाएं, इन लोगों से अच्छा कन्वर्सेशन हो, इसलिए अंग्रेजी यहाँ पर मस्त था और इस चीज़ को उन लोगों ने भी फॉलो किया। यानी कुल मिला जुला कर 1844 में सरकारी नौकरी के लिए अंग्रेजी को अनिवार्य विषय के रूप में यहाँ पर रख दिया गया। और जब अंग्रेजी को इतना अनिवार्य कर दिया जाएगा, एक तो पहले से मैकाले ने क्या किया? अंग्रेजी को माध्यम बना दिया है। दूसरी तरफ हार्डिंग ने क्या किया है? हार्डिंग ने क्या किया? जितनी भी खुली कंपटीशन होती हैं, ठीक है, ओपन कंपटीशन होता है, उसमें भी अंग्रेजी को प्राथमिकता दे दिया। तीसरा काम क्या हो गया? 1844 में अंग्रेजी को अनिवार्य कर दिया गया। तो एक लाइन की बात हुई ना दोस्तों यहाँ पर कि इंग्लिश का मान सम्मान धीरे धीरे बढ़ने लगा। और उसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें हिंदी की, दोस्तों हिंदी की बात करूं तो हिंदी का मान सम्मान धीरे धीरे कम होने लगा। हिंदी की बात करूं या अगर मैं क्षेत्रीय भाषाओं की बात करूं कि जो हमारे जैसे पंजाब में पंजाबी हो गया, गुजरात में गुजराती हो गया, महाराष्ट्र में मराठी हो गया, बंगाल में बंगाली हो गया, तो जो हमारी इस तरह की क्षेत्रीय भाषाएं थी उनकी भी अवहेलना होने लगी। क्या इस बात का अंदेशा अंग्रेजों को भी था? हाँ, अंग्रेजों को भी इस बात का अंदेशा था कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपनी अंग्रेजियत को इतना ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं और यहाँ की जो मूल भाषा है उसकी कमी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें अंग्रेजों को पता थी, लेकिन ऐसा नहीं कि अंग्रेजों ने एकदम ध्यान नहीं दिया हिंदी के ऊपर, थोड़ा बहुत प्रयास किया है, वो भी इतना कि बस खाली लोगों के मन में हमसे जो मोह है वो भंग ना हो पाए, ठीक है। तो थोड़ा बहुत प्रयास किया और इसमें एक व्यक्ति का आपको नाम याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उत्तर पश्चिमी प्रांत का गवर्नर जनरल तो कहेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर कहेंगे, ठीक है। उत्तर पश्चिमी प्रांत का लेफ्टिनेंट गवर्नर था थॉमसन। क्या नाम था उसका? थॉमसन, याद रखिएगा, थॉमसन। थॉमसन ने इस बात की वकालत किया कि सिर्फ अंग्रेजी को भाषा का माध्यम बनाया जाए और सिर्फ अंग्रेजी को क्या किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए। ये भारत के साथ बड़ा गलत हो रहा है, भारत में रहने वाली जनता के साथ गलत हो रहा है। और इस चीज को सबसे पहले किसने उभारा? तो पूरा नाम था दोस्तों जेम्स थॉमसन, याद रखिएगा, पूरा नाम था जेम्स थॉमसन। आप थॉमसन याद रखिए, ज्यादा नहीं, ठीक है। तो थॉमसन जो कि क्या था उस समय का उत्तर पश्चिमी प्रांत का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, ठीक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जेम्स थॉमसन ने सबसे पहले इस बात को याद किया और इसको समझ में आया कि नहीं, जो छोटे छोटे विद्यालय खोले गए हैं अंग्रेजी भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए, उसको बंद कर दिया जाना चाहिए। उसको क्या किया जाना चाहिए? उसको बंद कर दिया जाना चाहिए और उसकी जगह पर क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने के लिए नए नए पाठशालाएं, नए नए स्कूल खोले जाने चाहिए। किसकी मैं बात कर रहा हूं? जो छोटे छोटे विद्यालय, उनकी बात। अभी भी जो बड़े विद्यालय थे, जो बड़े कॉलेज थे, वो यानी उच्च वर्गों को शिक्षित करने के लिए, उच्च वर्गों को कह लें या जब आप हाई स्टैंडर्ड में जाएंगे, मतलब ग्रेजुएशन में जाएंगे, उस समय तो अंग्रेजी को माध्यम बनाया गया था, लेकिन जो नीचे के तबके हैं, ठीक है, नीचे देखिए, किसी में जाति वर्ग की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर मेरे मुंह से गलत सेंस निकल रहा है, बट आप समझिएगा, मैं किसी तबके की बात नहीं कर रहा हूं,
मैं किसी मतलब कि जातिवादिता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं जैसे एक बच्चा पढ़ने जाता है तो पहले एलकेजी यूकेजी 1 2 3 4 यही तो करेगा। तो जो प्राथमिक शिक्षा, हाँ ऐसे समझो, जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूलों में अंग्रेजी को प्रोत्साहित न किया जाए, अंग्रेजी को समाप्त किया जाए, जो भारत की मातृभाषा है उसको प्रोत्साहित किया जाए, या जो रीजनल लैंग्वेज हैं, जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनको प्रोत्साहित किया जाए। किसके लिए? प्राथमिक शिक्षा के लिए। और माध्यमिक शिक्षा के तक उन चीजों को लागू किया जाए। उच्च शिक्षा में जब बात करेंगे, हायर एजुकेशन की जब बात करेंगे, तो हायर एजुकेशन में अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम को बनाया गया है तो वो वहां पर बना रहेगा, तो याद रखेगा। यानी यहां पर थोड़ा सा वकालत किया जेम्स थॉमसन ने, और उस समय जो भी स्कूल थे, जो प्राथमिक स्कूल थे जहां पर अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दिया जाता था, वो सभी स्कूल बंद कर दिए गए और उसके स्थान पर अपनी मातृभाषा में शिक्षा को विकास करने के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया। तो एक योगदान इनको माना जा सकता है जेम्स थॉमसन का, ठीक है। ये यहां पे चीजें थी। चलिए इसके बाद क्या हुआ दोस्तों? अच्छा, इनके द्वारा चलाया गया जो सबसे बड़ा चीज था वो ये था दोस्तों कि गांवों में, जो गांव हैं वहां पर प्राथमिक शिक्षा के लिए सबसे बड़ा योगदान उस जमाने में किसका था? जेम्स थॉमसन का था। और यहाँ तक कि जो विषय थे, माध्यमिक शिक्षा तक जो विषय थे, उसमें कृषि विज्ञान हो गया, ठीक है, इस तरह के सब्जेक्ट को भी लाया गया। तो सबसे पहले कृषि विज्ञान जैसे सब्जेक्टों को यहाँ पर जो जोड़ा जाता है उसमें किसका श्रेय जाता है? जेम्स थॉमसन का श्रेय जाता है। इतनी बातें थी। अच्छा, अभी आज का जो हमारा मेन टॉपिक है ना, वो हमको पढ़ना है किसके बारे में? चार्ल्स वुड डिस्पैच के बारे में। लेकिन वुड डिस्पैच को पढ़ने से पहले अभी हमको भारत की स्थिति परिस्थिति का ज्ञान नहीं है, पहले उसके बारे में समझना होगा कि क्या स्थिति परिस्थिति, तब जाके आप समझ पाओगे। तो चलो और मैं बताता हूं। 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच आया था, लेकिन ये चार्ल्स वुड डिस्पैच आने के पहले यानी 1854 के पहले की परिस्थितियां क्या थी? अच्छा, 1854 में दोस्तों गवर्नर जनरल कौन था यहाँ पर? तो डलहौजी था, ठीक है। तो 1854 में जब चार्ल्स वुड डिस्पैच आया था, उसके पहले शिक्षा को लेकर के कितना विकास हुआ था भारत में, पहले आप ये जान जाओ, तब तो आप कंपेयर कर पाओगे कि 54 के पहले और 54 के बाद दोनों में क्या अंतर था। दोस्तों अगर मैं 1854 से पहले की बात करूं तो 3-4 चीजें आपको याद रखनी है। अंग्रेजों ने 1823 में सबसे पहले एक लोक शिक्षा कमेटी की स्थापना किया था, एक लोक शिक्षा समिति बनाया था। कब? 1823 में। कितने में? 1823 में। बहुत ध्यान समझिएगा, लोक शिक्षा समिति बनाया था। यह पहली बार हुआ था कि जब कोई लोक शिक्षा समिति बना करके, अच्छा ये लोक शिक्षा समिति करती क्या थी? ये मॉनिटरिंग करती थी। किस बात की मॉनिटरिंग? कि हमारे द्वारा छोटे छोटे जगहों पर जो स्कूल चलाए जा रहे हैं, जो बच्चों को शिक्षा दिया जा रहा है, वो कैसे दिया जाए, उसमें क्या बदलाव किया जाए, ठीक है। ये सारी चीजों का काम धाम किसका था? इस लोक शिक्षा समिति का था। और ये कब बना था? 1823 में बना था। दोस्तों अगर मैं 10 साल का एक आंकड़ा पकड़ूं, ठीक है, 1823 से 33 पे आ जाओ या 35 तक आ जाओ, तो ज्यादा नहीं, सिर्फ 20 स्कूल हमारे पास थे। कितने थे? सिर्फ 20 स्कूल थे। लेकिन 1837 आते आते तक में इन स्कूलों की संख्या बढ़कर दुगनी से अधिक हो गई, यानी 40 से अधिक स्कूल हो गए, ठीक है। कितना? याद रखिए, दुगनी बढ़ गई। अभी 35 तक आए, 10 साल में देखो 20 हैं, और अगले ही 2 सालों में ये जो स्कूल थे उनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 40 से अधिक हो गई। यानी कहीं ना कहीं शिक्षा को लेकर के थोड़ा सा लोगों को ध्यान था, लोग जागरूक हो रहे थे और ये चीजें चल रही थी, ठीक है। अभी मैं बात कर रहा हूं, ये अंग्रेजों के परिप्रेक्ष्य में ही बात कर रहा हूं, आप समझिएगा, यहां कुछ नया नहीं चल रहा है, ठीक है। लोक शिक्षा समिति भी किसके द्वारा बनाया गया? अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया। अभी वो अपने हिसाब से चीजों को ला रहे हैं। अगर यहीं पे बात कर दूं दोस्तों 1847 में, तो याद रखें लॉर्ड हार्डिंग ने अध्यापकों को ट्रेनिंग दिया जाए, इसके लिए एक स्कूल बनाया था। लॉर्ड हार्डिंग ने अध्यापकों की ट्रेनिंग के लिए एक स्कूल खोला। उस स्कूल का नाम था नॉर्मल स्कूल, ठीक है। तो बड़ा आसान इसको याद करना है कि नहीं? नॉर्मल स्कूल, नॉर्मल एकदम आसान, ठीक है। नॉर्मल स्कूल खोला। कहां पर खोला था दोस्तों? ये कलकत्ता में खुला था नॉर्मल स्कूल। किसने खोला था? तो याद रखिए लॉर्ड हार्डिंग। हार्डिंग के समय की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो भी कौन सा? तो हार्डिंग प्रथम, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने इस स्कूल को खोला था, ठीक है। नॉर्मल स्कूल। यहां पे किया क्या जाता था? यहां पे जो टीचर होते थे उनको ट्रेनिंग दिया जाता था। क्या किया जाता था? उनको ट्रेनिंग दिया जाता था कि किस विषय वस्तु को किस तरह से पढ़ाया जाना है, हमारा उद्देश्य क्या है, स्कूलों का उद्देश्य क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या चाहती है, गवर्नर जनरल परिषद क्या चाहता है, ये सारी चीजें यहां पर ट्रेनिंग में इनको सिखाया जाता था। तो इतना बात आपको याद रखना है।
ये तो हम बात करें दोस्तों कलकत्ता की। अगर आप थोड़ा सा इससे हटकर बात करो, जैसे मैं पहुंच चलूं बंबई, ठीक है, वो हमारा एक अलग प्रेसिडेंसी है, तो बंबई में भी दोस्तों शिक्षा को ध्यान में रखते हुए 1840 में एक शिक्षा बोर्ड की स्थापना किया गया था। 1840 में यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक शिक्षा बोर्ड की स्थापना किया गया था। कहां पर? हम बात कर रहे हैं मुंबई की, हम बात कर रहे हैं मुंबई क्या बॉम्बे बोला जाता था, ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी या बंबई प्रेसिडेंसी। तो वहां पर 1840 में एक शिक्षा बोर्ड की स्थापना हो चुकी थी। 1851 आते आते तक में दोस्तों आपको पता होगा पूना में दो प्रसिद्ध कॉलेज थे, एक पूना संस्कृत कॉलेज था, एक पूना अंग्रेजी कॉलेज था। पूना संस्कृत कॉलेज, पूना अंग्रेजी कॉलेज, ठीक है, इनको मर्ज कर दिया गया। 1851 में इनको क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया। संस्कृत कॉलेज को और अंग्रेजी कॉलेज को मर्ज करके एक कॉलेज बनाया गया, पूना कॉलेज, ठीक है। यहां पे याद रखेगा 1851 में क्या आपका बन गया? पूना कॉलेज बन गया, ठीक है। पूना कॉलेज किसको मर्ज करके बनाया गया? तो पूना संस्कृत कॉलेज और पूना अंग्रेजी कॉलेज को मिला करके इस पूना कॉलेज की स्थापना किया गया। कुल मिला जुला करके आप देख रहे हो 1854 के पहले की स्थितियां, 1854 के पहले की स्थितियां। थोड़ा सा चलो अलग सेगमेंट में बात करते हैं। ये तो मैं माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा और हायर एजुकेशन में बात कर रहा हूं, थोड़ा सा और हायर एजुकेशन पे चलते हैं। 1844 में मैंने आपको बताया था कि हिंदू कॉलेज में, बताया था कि नहीं बताया था मुझे नहीं याद आ रहा है, 1844 में हिंदू कॉलेज में सबसे पहले इंजीनियरिंग की शिक्षा को स्टार्ट किया गया। किसको? इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू किया गया सबसे पहले। कहां पर? याद रखिए 1844 में हिंदू कॉलेज में। कहां पर? हिंदू कॉलेज कलकत्ता में ही था तो हिंदू कॉलेज, यहां पर सबसे पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई स्टार्ट हुई थी। इंजीनियरिंग की आपसे एग्जाम में पूछता है कि कहां पर, और यही मैं बता दूं दोस्तों कि 1847 में पहली बार रुड़की, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, रुड़की में एक IIT ऐसे कह सकते हो, ठीक है, एक्चुअली में वो पुराना था, ठीक है, वहां पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई स्टार्ट किया गया था, तो ऐसे बोल देते हैं कि IIT रुड़की, ठीक है। तो IIT मत बोलेंगे उसको याद रखेंगे कि इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया 1847 में। कहां पर? रुड़की में। रुड़की कहां पड़ता है? उत्तराखंड में, याद रहेगा। किसने खोला था? तो इसको भी खोला था थॉमसन ने, वही जेम्स थॉमसन, जिसने क्या किया था? जिसने प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दिया जाए इसको समाप्त कर दिया गया था, छोटे छोटे स्कूलों को बंद कर दिया गया था, और उसके जगह पर क्षेत्रीय और हिंदी भाषा या मातृभाषा में शिक्षा दिया जाए, इसकी वकालत किया था। मैं उसी जेम्स थॉमसन की बात कर रहा हूं। उसी के सहयोग से रुड़की में एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी खोला गया। कोई दिक्कत आपको? चलिए, और अगर मैं मेडिकल कॉलेज की बात करूं, देखो बात आई गई इंजीनियरिंग तक, तो मेडिकल के ऊपर भी ध्यान दे दो। 1835 में कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई, उसका नाम ही था कलकत्ता मेडिकल कॉलेज। 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज। कोई दिक्कत? 1852 आते तक में अगर हम संयुक्त प्रांत की बात करें, मतलब उत्तर प्रदेश की बात करें, तो आगरा में सेंट जॉन्स 1852 में सेंट जॉन्स की स्थापना हुई। कहां पर? उत्तर प्रदेश के आगरा में। उत्तर प्रदेश के आगरा में सेंट जॉन्स, ठीक है, सेंट जॉन्स स्कूल स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो धीरे धीरे अंग्रेजी माध्यम को आधार बना करके ये काम शुरू हो गए थे। ये तो मैं बता रहा हूं 1854 के पहले की थोड़ी सी एक थीम, एक कहानी, ताकि आपके दिमाग में समझ में आए। अब दोस्तों चार्ल्स वुड डिस्पैच ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आप देखते हो कि अक्सर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता है, और इसके आगे का टॉपिक और भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम पढ़ेंगे हंटर आयोग के बारे में। लॉर्ड रिपन के समय में जो हंटर आयोग बना था उसको हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी आज का हमारा जो टॉपिक है चार्ल्स वुड डिस्पैच। दोस्तों ये चार्ल्स वुड था कौन? ये कोई व्यक्ति था, कोई कमेटी थी, या क्या था चार्ल्स वुड डिस्पैच? तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये शिक्षा का द्वितीय स्टेज स्टार्ट हो रहा था, ये आप बोल सकते हो। लॉर्ड डलहौजी के समय में शिक्षा का द्वितीय स्टेज स्टार्ट हुआ। किसके समय से? चार्ल्स वुड के समय से। चार्ल्स वुड एक व्यक्ति का नाम था, ठीक है, याद रखिएगा। चार्ल्स वुड ने अपनी घोषणा, ठीक है, जिस दिन और जैसे किया है उसी के आधार पर चार्ल्स वुड डिस्पैच को तैयार किया गया था, ठीक है। यह एक रिपोर्ट था, चार्ल्स वुड ने प्रेजेंट किया था उस रिपोर्ट को, और उस रिपोर्ट में 100 से ज़्यादा अनुच्छेद बनाए गए थे, और ये सारे अनुच्छेद किससे संबंधित थे? तो शिक्षा को कैसे विकसित किया जाए, कैसे प्रोत्साहित किया जाए, ये पूरा का पूरा चार्ल्स वुड डिस्पैच उसी पर निर्भर करता है। तो इतना इंपॉर्टेंट दोस्तों इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 100 आर्टिकल हैं, टोटल 100 आर्टिकल्स हैं, ठीक है। चलिए अभी मैं फिर से एक बार कहानी स्टार्ट करता हूँ। उस समय का गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी। एक एक लाइन सुनते जाइए। उस समय का गवर्नर जनरल
जनरल कौन था? डलहौजी। ठीक है, डलहौजी के नीचे जो काउंसिल थी, समझ रहे होंगे आप ना, जो काउंसिल थी उसमें बहुत सारे मेंबर रहे होंगे। ठीक है, उसी काउंसिल का हेड था चार्ल्स वुड। कोई आम व्यक्ति नहीं था, ये उस काउंसिल का क्या था? हेड था। ये कौन सी काउंसिल की बात कर रहा हूं? ये मैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात कर रहा हूं। उस समय का जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, ये दो अलग अलग होते हैं। ठीक है, पढ़ाया गया आपको शुरू में ही। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो हेड था, जो उस समय अध्यक्ष था, वो कौन था? वो चार्ल्स वुड था। कौन था? चार्ल्स वुड। ठीक है, ये कोई आम व्यक्ति नहीं था, ये चार्ल्स वुड बोर्ड ऑफ कंट्रोल का हेड था। ठीक है, अच्छा, इस चार्ल्स वुड ने क्या किया? इसकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक है, और उसी रिपोर्ट को हम लोग चार्ल्स वुड डिस्पैच के नाम से जानते हैं। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टोटल 100 आर्टिकल इसमें थे, इसीलिए इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो याद रखिए किसको कहा जाता है? चार्ल्स वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अच्छा, ये भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा है। अच्छा, ठीक है, ये शिक्षा का दूसरा स्टेज चालू हुआ डलहौजी के समय में। चलो ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हेड थे चार्ल्स वुड। चलो ठीक है, कब प्रेजेंट किया गया? दोस्तों जुलाई में प्रेजेंट किया गया था इसको। ये रिपोर्ट जुलाई में आई थी 1854 में। चलो ठीक है, ये भी याद कर लिया। सर कुल मिला जुला कर ये बताइए कि चार्ल्स वुड डिस्पैच में लिखा क्या था? यही तो आज की इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ध्यान से समझिएगा क्या लिखा था। और जितनी बातें भी इस रिपोर्ट में लिखी गई, वो टोटल बातें लागू भी कर दी गई। तत्काल प्रभाव से डलहौजी ने इस रिपोर्ट की समस्त बातों को लागू कर दिया बिना किसी संशोधन के, समस्त बातों को। चलिए, तो कौन कौन सी बात थी? लाइन नंबर 1 जितनी बात थी मोस्ट इंपॉर्टेंट वो मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, टोटल 10 अनुच्छेद में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि अंग्रेजी भाषा को प्रोत्साहित किया जाए दम लगाकर। सरकार का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए क्या? कि हमको अंग्रेजी भाषा को प्रोत्साहित करना है। ये चार्ल्स वुड डिस्पैच में लिखा हुआ था ऐसा? हाँ, चार्ल्स वुड डिस्पैच में साफ साफ लिखा हुआ था कि सरकार का एकदम क्लियर उद्देश्य क्या होना चाहिए? कि अंग्रेजी भाषा को प्रोत्साहित किया जाए। इतनी बड़ी बात इसमें लिखी हुई थी। चलो सर, और क्या लिखा था? दूसरी बात लिखी थी कि अंग्रेजी भाषा के साथ साथ थोड़ा बहुत बात को समझिएगा, अंग्रेजी भाषा के साथ साथ थोड़ा बहुत देसी भाषाओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत देसी भाषाओं पर, यानी कुल मिला जुलाकर मेन फोकस अंग्रेजी भाषा पर, और उसके बाद थोड़ा बहुत फोकस क्या होना चाहिए था? देसी भाषाओं पर भी थोड़ा सा फोकस किया जाए और इसको बढ़ावा दिया जाए। बात नंबर 2 थी। तीसरी बात सर क्या लिखी हुई थी? तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात लिखी हुई थी कि ग्राम स्तर पर, गांव के स्तर पर पाठशालाएं खोले जाएं। गांव के स्तर पर जो प्राथमिक शिक्षा दिया जाता है, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा दिया जाता है, उसके लिए पाठशालाएं खोली जाएं। ठीक है, अब बात यहाँ समझिएगा, इन पाठशालाओं में प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा दिया जाता है वो किस भाषा में होगा? जाहिर सी बात है कि क्षेत्रीय भाषा में। और जिला स्तर पर, यहाँ पे दूसरा बात समझिए, जिला स्तर पर एक और विद्यालय खोले जाएं। कौन से विद्यालय? तो उस विद्यालय को कहा गया एंग्लो वर्नाकुलर कॉलेज। ठीक है, एंग्लो वर्नाकुलर कॉलेज। ठीक है, ये खोले जाएं। किस स्तर पर दोस्तों? जिला स्तर पर। और एंग्लो वर्ड लग गया तो याद रखें यहाँ पर क्या स्टार्ट हुआ, यानी अंग्रेजी को उनकी मातृभाषा, उनकी क्षेत्रीय भाषाओं के साथ मिला करके पढ़ाना यहाँ पर स्टार्ट किया जाए। ठीक है, तो एंग्लो वर्नाकुलर कॉलेज या एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल कॉलेज ये स्टार्ट हो गए। ठीक है, हाई स्कूल उसका नाम था, और इसके अलावा कई सारे कॉलेज भी खोलेगा, भी किस स्तर पर? जिला स्तर पर खोले जाएं, ये निर्णय लिया गया। चौथी बात कही गई दोस्तों कि अगर कोई विद्यालय निजी स्तर पर स्टार्ट हुआ है, मतलब निजी मतलब सरकार के द्वारा नहीं, कोई निजी स्तर पर अगर कोई विद्यालय चल रहा है तो उसके अनुदान की भी व्यवस्था की जाए, उसको अनुदान दिया जाए, उसको सब्सिडी दिया जाए, उसको ग्रांट दिया जाए निजी स्तर के विद्यालयों को बढ़ाने के लिए। और अगला बात कहा गया, पांचवी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवी बात कहा गया कि 5 प्रांत हैं। कितने प्रांत हैं? 5 प्रांत। कौन कौन से? बंगाल हो गए, ठीक है, बंबई हो गया, मद्रास हो गया, उत्तर पश्चिमी प्रांत हो गया और पंजाब प्रांत हो गए। 5 प्रांत है दोस्तों। कहा गया कि इन 5 प्रांतों में एक डायरेक्टर नियुक्त किया जाए। ठीक है, एक सेकंड।
तो देखिए आगे बात करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा लाइट डिस्कनेक्ट हो गया था, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे पांचवें, यानी चार्ल्स वुड डिस्पैच में जो पांचवी बात लिखी है वो क्या लिखी थी। तो मैं आपको बता रहा था कि कुल मिला के 5 प्रांत थे। एक बंगाल प्रांत था, एक बंबई प्रांत था, एक मद्रास प्रांत था, एक उत्तर पश्चिमी प्रांत था और एक पंजाब प्रांत था। और ये कहा गया कि पांचों प्रांतों में एक निदेशक यानी एक डायरेक्टर के अधीन एक लोक शिक्षा विभाग की स्थापना किया जाए। दोस्तों लोक शिक्षा विभाग तो एक पहले के भी बन चुका है ना, 1823 वाला, हाँ उसकी छोड़ो। यहां पर कहा गया कि इस पांचों प्रांतों में एक निदेशक नियुक्त किया जाए और उस निदेशक के अधीन क्या किया जाए, एक लोक शिक्षा विभाग की स्थापना किया जाए। ये लोक शिक्षा विभाग करेगा, ये मॉनिटरिंग करने का काम करेगा। किसको मॉनिटरिंग करेगा, यानी पूरे के पूरे शिक्षा पद्धति को मॉनिटरिंग का काम करेगा लोक शिक्षा विभाग, इसकी स्थापना करे। और ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रेजेंट करेगा, काउंसिल को और सरकार को प्रेजेंट करेगा। याद रखिए लोक शिक्षा विभाग, ये कहा गया पांचवें बात में। छठी बात कहा गई दोस्तों कि लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, मद्रास और बंबई, ये जो 3 प्रेसिडेंसियां हैं, इन तीनों प्रेसिडेंसियों में एक विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाए। जैसे कि लंदन में विश्वविद्यालय है, उसी तरह से कलकत्ता विश्वविद्यालय, बंबई विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाए। और उस विश्वविद्यालय में कुलपतियों की, उपकुलपतियों की, सीनेट की और उसके सदस्यों की नियुक्ति की जाए। किसकी जाहिर सी बात है विश्वविद्यालय होगा, वहाँ कुलपति होंगे, उपकुलपति होंगे, सीनेट होंगे और इसके अलावा कुछ मेंबर होंगे। तो उनकी नियुक्ति की जाए किसके तरह, जिस तरह से लंदन विश्वविद्यालय बना है उस तरीके से, ये कहा गया छठी बात में, ठीक है। ये छठी बात हो गई। सातवीं बात में कहा गया दोस्तों कि तकनीकी यानी इंजीनियरिंग की बात करूं, टेक्निकल की बात करूं, ठीक है, टेक्निकल स्कूल खोले जाएं, कॉलेज खोले जाएं और कॉमर्शियल स्कूल एंड कॉलेज की भी स्थापना किया जाए। यानी तकनीकी और व्यावसायिक विश्वविद्यालय या विद्यालय खोले जाए, यह सातवीं बात कहा गया। आठवीं बात कहा गया कि टीचरों की ट्रेनिंग के लिए एक स्पेशल व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है, जो कि इस पूरे सिस्टम को समझ सकें, चला सकें। ये आठवीं बात थी। और नौवीं बात में महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने का प्रण लिया गया, किस तरह से महिला शिक्षा के ऊपर भी ध्यान दिया जाए, इसके बारे में। तो कुल 8-9 बातें थी चार्ल्स वुड डिस्पैच में, इसी बातों को बताया गया है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कुल मिला जुला करके 1855 में फिर से एक लोक शिक्षा विभाग की स्थापना होती है। देखिए 54 में कहा गया कि स्थापना किया जाए, एक डायरेक्टर बनाया जाए, अपनी वार्षिक रिपोर्ट देगा। तो 55 में यहां पर क्या किया गया, एक लोक शिक्षा विभाग बन गया। क्या बन गया, एक लोक शिक्षा विभाग 1855 में बन गया और ये धीरे धीरे मॉनिटरिंग करने का काम शुरू कर दिया। और ये जो कहा गया था चार्ल्स वुड डिस्पैच में कि लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर तीनों प्रेसिडेंसियों में विश्वविद्यालय बनाए जाएं, तो बनने शुरू हो गए। 54 में कहा गया, 55, 56 होते 57 तक, यानी 1857 जिस समय हमारे यहाँ क्रांति हुई थी दोस्तों, 1857 आते आते तक में तीनों प्रेसिडेंसियों में एक अलग से विश्वविद्यालय बन चुके थे। इसके अलावा एक बेथुन, जेई बेथुन का नाम सुना होगा, जेई बेथुन के प्रयासों से महिला विद्यालयों की भी स्थापना हो गई, उसको भी प्रोत्साहित करने का काम शुरू किया गया। तो ये मुख्य बातें थी चार्ल्स वुड डिस्पैच की, आप इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हंटर आयोग, रैले कमीशन और विश्वविद्यालय आयोग के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे और उसमें देखेंगे कि आगे चल के इस शिक्षा के विकास का क्रम कैसे जारी रहा और लास्ट तक इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। जब हमारी ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगी तब मैं एक लेक्चर लेके आऊंगा दोस्तों पत्र पत्रिकाओं और समाचार पत्रों के ऊपर कि किसकी स्थापना पहले, बाद में, कैसे, कब, किसने किया था। एक मतलब मोटी मोटा आपको याद हो जाए जितना आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे। देन हम लोग पहुंच जाएंगे कांग्रेस के ऊपर और फिर 1885 में एलन ऑक्टेविलियन ह्यूम की सहयोग से, यानी जो संस्थापक थे उनके सहयोग से एक कांग्रेस की स्थापना होता है और फिर वहाँ से कहानी शुरू होगी और वहीं से फिर आपका डिटेल में चलता जाएगा। और मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है। जैसे टॉपिक कंप्लीट होता है आगे की क्लासेस बहुत तेज़ी से चलेंगी क्योंकि बहुत बड़ी क्लास अब नहीं रही है, थोड़ी ही बातें करनी है आपसे, ठीक है। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एडवर्टीजमेंट आएगा दोस्तों तो निवेदन आपसे कि आप उसको पूरा देखिएगा, उसको स्किप मत करिएगा और वीडियो को शेयर किया करिए। आप लोगों की गंदी आदतें हैं ना कि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते। देखो बहुत सारे ऐसे भाई बंधु हैं जो कोचिंग नहीं कर सकते, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं फ़ी वगैरह, ठीक है। तो अगर उनके तक ये वीडियो पहुंचेगा तो पढ़ पाएंगे और जब वो पढ़ेंगे यार तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर से करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन इस वीडियो को देख पाएँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।